नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के श्रावस्ती जिले में 22 नवंबर की रात एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में एक घर में सो रहे बुजुर्ग पति पत्नी, जिनमें पति की उम्र करीब 80 साल की थी, वहीं उनकी पत्नी की उम्र करीब 60-65 साल के आसपास थी। दोनों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। हत्या की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया जाता है, ऐसा लग रहा था कि पहले दोनों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और फिर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में जो पति था उसकी लाश घर के अंदर मिली थी, वहीं पत्नी की लाश जो है झाड़ियों, घर से बाहर थोड़ी दूर पर झाड़ियां पड़ी थी, वहां पर पड़ गई। पुलिस लगातार तब से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। घर वालों ने भी, जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई, जो रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, सब ने शुरुआत में ही शक जता दिया था कि इस हत्याकांड में हो न हो कोई घर का ही व्यक्ति शामिल है। लिहाजा पुलिस ने 3-4 दिन जो लगातार कड़ी पूछताछ के बाद, पड़ताल के बाद, आखिरकार 4 दिनों बाद इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया। दरअसल पति पत्नी बुजुर्ग पूर्व प्रधान रोशन खां और उनकी पत्नी वसीला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे ही निकले। पुलिस ने इस मामले में दोनों के 3 बेटों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक वकील को भी पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल बताते हैं इस वकील ने ही बेटों को इस तरह से भड़काया था, इस तरह से उन्हें अपने बातों की जाल में फंसाया कि ये उसकी बातों में आ गए और फिर बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वो कर डाला जो कोई भी संतान नहीं कर सकता। अपने ही जन्मदाता को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में पूर्व प्रधान की पहली पत्नी के 2 बेटे और दूसरी पत्नी के पहले पति से हुए एक बेटे को गिरफ्तार किया है, जो इस हत्याकांड में शामिल है। उनसे पूछताछ में उन्होंने इस गुनाह को कबूल किया कि हाँ, उन्होंने ही अपने पिता और सौतेली मां को मारा है। वजह थी करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जमीन, जिसके लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। 3 बेटे और एक वकील को पुलिस ने गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा चौंका देने वाला है कि आखिर कैसे अपने ही बेटे अपने पिता और मां की जान के दुश्मन बन गए, क्यों वकील के बहकावे में ये बेटे आ गए और किस तरह से वकील ने इन बेटों को बहकाया, और वो कौन से करोड़ों की संपत्ति थी जिसके लिए ये सब वकील की बातों में आ गए। ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए और किस तरह से ये कलयुग, कहते हैं ना, कलयुग यही होता है जहां संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाता। बाप बेटों को कत्ल कर देते हैं और बेटे बाप और मां को कत्ल कर देते। 80 साल के बुजुर्ग कितना और जी लेते, ज्यादा ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, मान लेते हैं 100 साल बाद मरते। उनके मरने के बाद जो उनकी करोड़ों की संपत्ति थी वो होती किसकी? इन्हीं बेटों को होती। लेकिन इनसे इंतजार ना हुआ। इनको था कि बाप जब मरेगा तब मरेगा, लेकिन संपत्ति हमें तो अभी चाहिए। लिहाजा भगवान उन्हें बुलाया, इससे पहले इन्होंने ही भगवान के पास उन्हें भेज दिया ताकि उनकी संपत्ति पर, उनकी जो जमीन जायदाद है उस पर ये ऐश कर सके। चलिए अब पूरा घटनाक्रम आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। सबसे पहले हम आपको, जब ये घटनाक्रम हुआ था तब उस घर की बड़ी बहू ने कि शुरुआत में ही इस बात का शक जता दिया था कि इस हत्याकांड में हो न हो घर के कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो इस घर के दुश्मन से मिलते हैं और वो इनको बड़े बड़े उपहार दे रहा है, इनको अपनी तरफ रिझा रहा है। क्या कहा था वो बहू ने, पहले सुनिए, फिर हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। सेवा पानी चले 4 महीना हो गया। नहीं, पहले कहाँ लेटते थे? पहले हमारे यहाँ घर पर लेटर उनके सेवा पानी कर रहा। तो अब कहाँ, जहाँ बॉडी मिली हो, किसका घर है? उनके घर है, कहीं अब अपने घर हम रह गए। कई दिन पहले कहीं? अब कल कहीं कि हम अपने घरे रह गए। नहीं, और सुनने में आया है कि कोई आया था बाहर से, उनकी पतुआ की। पतुआ परसों आई रही, उनके पूत पतुआ आया नहीं।
झगड़ा भी हुआ था? हाँ, झगड़ा बड़ा ना आया, का बतवाने का नहीं बतवाने, वही ठिन अपन हम छत पर रही धान बटोरी तरह हुआ उन्हीं करे छत पर, तो हुआ से खाली हम देखन कि आया है का बोले कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर कितने लोग मिलने आए हैं बाहर के लोग जो आपके गांव के नहीं? बस उन्हीं से आए हैं जो, और बाकी तो कहत रही हमारे सास कह रही कि इनको हमें मार रही। किससे कहत रही? सबसे कहत रही कि रिंकू हमें मार रही है, हमसे सबसे कहत रही कि बहनी हमें लुकाया, हमें रिंकू मार रही है। अब काल पता नहीं का होएगा उनका। चली गई, उनका मौत रहा, चली गई, लेट गई। अच्छा, इनके पास ये जो आपके ससुर हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी है वसीला? हाँ, दूसरी पत्नी है। तो इनके पास जमीन प्रॉपर्टी खेत होते वगैरह कितना? बहुत खेत रहा, खेत करे लाने तो करम भवा है, जरे जमीन खत्ते तो मार डालेगी, तो कहीं ससुर कहीं मार डाली, उन्हीं कहीं मार डाली कि बयान दवैया को भी नहीं रहा। हमें सबका पता ही नहीं, ठंडी के मौसम है, लेट गए, 2 बच्चे लेके लाना। तो सुना आपने, जो बहू उसने कहा जमीन के लिए ही मार डाला गया, क्योंकि इनके पास जमीन बहुत थी। और सबसे अहम बात, जो बुजुर्ग थे 80 साल के पूर्व प्रधान रोशन खां, इनके पास 3 ऐसी दुकानें थी जिनकी कीमत, हर दुकान की कीमत जो है करोड़ों में थी, यानी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास एक दुकान की कीमत थी। अब उसी में 3 दुकानों की वजह से इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया। इस दोहरे हत्याकांड की जो वजह है वो 3 दुकानें। कैसे, पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। ये पूरी घटना है यूपी के श्रावस्ती जिले की। यहाँ पर इकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव में जो है पूर्व प्रधान मोहम्मद रोशन, जिनकी उम्र 80 साल है, और इनकी पत्नी थी वसीला 60 साल की, ये रहते थे। ये अपने इनके बच्चों के घर आस पड़ोस में ही, लेकिन उनके साथ नहीं रहते थे। पति पत्नी अकेले रहते थे और बनाते खाते थे। ठीक 22 नवंबर की रात जब खाना न खाने के बाद ये सो जाते हैं, तब इनकी कोई बेदर्दी से आकर घर में घुसकर हत्या कर देता है। किसी को इस बात की भनक नहीं लगती किसने इस बात की हत्या की, किसी को भनक। 23 की सुबह जो है, जब इनके बड़े बेटे हसीब खान उर्फ गुड्डू ने लोगों को इस बात की सूचना दी कि उनके माँ बाप की हत्या कर दी। उनका घर महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही बताते हैं। उनका कहना था कि सुबह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। जब वो घर के दरवाजे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिता की लाश जो है चारपाई के बगल में पड़ी हुई है, और उनको चेहरे पर चोट के निशान है और मरे पड़े। वहीं उन्होंने देखा कि माँ कहाँ है। जब उन्होंने माँ को खोजा, माँ घर के अंदर नहीं मिली। और जब घर के बाहर निकल के आते हैं तो घर से महज 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर कुछ झाड़ी थी, उसी झाड़ियों में जो है माँ की लाश पड़ी हुई थी, और उनके साथ भी ऐसा लग रहा था मारपीट की गई और फिर उनकी हत्या की गई। तुरंत ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सबसे बड़ी बात थी कि आखिर 2 बुजुर्ग लोगों की हत्या कर दी जाती है और किसी को कानों कान इस बात की भनक नहीं लगती आखिर हत्या किसने की, जबकि जो 2 बेटे थे उनके घर में 10 से 15 मीटर की दूरी पर थे। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जो परिजन है या बेटा है, बहू है, सबसे पहला आरोप लगाते हैं वकील प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी। इनके दरअसल वसीला ने रिंकू त्रिपाठी के ऊपर उनकी दुकान हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसीलिए सबसे पहला शक लोगों ने इसी के ऊपर जताया कि प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी ने ही इन मोहम्मद रोशन खां और वसीला की हत्या कराई है, क्योंकि इनका मुकदमा चल रहा था। इन्होंने कई बार इस बात की धमकी भी थी। पुलिस जांच में पता चला, पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो रोशन खान के नाम पर इकौना कस्बे में 3 कीमती दुकानें और काफी जमीन जायदाद थी। ग्राम पंचायत मजरा सुमाल के मजरा पतेड़ा के रहने वाले वकील प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी ने वसीला को कुछ दिनों पहले अपने पक्ष में करके रोशन खां की दुकानों को अपने नाम दान पात्र करवा लिया, यानी अपने नाम लिखवा लिया। साथ ही उसी दिन उसने वसीला के नाम से एक फर्जी बयाननामा भी अपने नाम पर करवा लिया। वसीला को जब इस बात की पता चली, साथ में उसने ये क्या दिखाया कि हमने 10 लाख रुपए का चेक इनको दिया है और 10 लाख रुपए इन्होंने लेकर जो है ये हमें दुकानें दे दी। इस तरह से एक फर्जी वाला वसीला को फंसाकर अपनी बातों में वसीला से इस तरह कर लिया। लेकिन जब वसीला को ये सब पता चला कि ऐसा मामला है, तो उन्होंने अपने खाते को होल्ड पर करा दिया। यानी होल्ड पर कराने का मतलब ना उसमें कोई पैसा जमा कर सकता है ना उससे निकाल सकता है। तो
जब आप वो दिखाओगे कि हमने 10 लाख रुपए का चेक दिया, यानी 10 लाख रुपए चेक जो है किसी ना किसी अकाउंट में जमा होना पड़ेगा। तो वसीला के किसी अकाउंट में चेक जमा नहीं हुआ, लिहाजा वसीला ने इसके बाद जो है रिंकू त्रिपाठी और प्रभाकर त्रिपाठी पर मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की, और दीवानी न्यायालय में जाकर जो इन्होंने बैनामा का वाद दायर किया था उसे कैंसिल कराने का मुकदमा दायर कर दिया, और प्रभाकर के खिलाफ शिकायत की कि फर्जीवाड़े की। एक तो वकील, ऊपर से फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज हो गई। तब प्रभाकर जो है वो फंस गया। इस दौरान जो है प्रभाकर चूंकि जानता था कि दुकानों को ज्यादा देर उसका ये फर्जीवाड़ा चल ना सकेगा, लिहाजा बताते हैं कि उसने 3 दुकानों में से एक दुकान का जो है सौदा 70 से 80 लाख रुपए में कर दिया, एक दुकान को बेच दिया। अब सोचिए 3 दुकानें हैं, जब उसने आनंद फानन में एक दुकान बेची तो 70 से 80 लाख में बेची। अगर नॉर्मल तरीके से बेचा जाता तो हर दुकान 1 करोड़ रुपए के ऊपर थी, और यही जो दुकानें हैं जो करोड़ों की थी, 3 दुकानें मुख्य, बाकी संपत्ति तो अलग। यही 3 दुकानें जो हैं इस पूरे विवाद की जड़ रही, और इसी 3 दुकानों के चलते जो है इन दोनों की हत्या की गई। अब एक दुकान का सौदा जो है 70 से 80 लाख रुपए में प्रभाकर ने कर दिया। इस बात की जब केस दायर हुआ तब मामला फंस गया। पुलिस के अनुसार मुकदमे और प्रार्थना पत्र की जांच के चलते जो प्रभाकर त्रिपाठी था उसको आशंका थी कि वो किसी भी समय फंस सकता है। इससे बचने के लिए अब उसके पास एक ही रास्ता था कि अगर ये दोनों बूढ़े बुढ़िया मर गए तो इनके बच्चों को वो अपने पक्ष में कर ले, और उनके बच्चे इन तीनों दुकानों को इनके नाम कर देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लिहाजा उसे ये लगा कि वो फंसे इससे पहले रोशन खां और वसीला का जो है अगर काम तमाम हो जाए तो सब कुछ मामला सुलझ जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए उसने रोशन खां की पहली पत्नी के 2 शादियां रोशन खां ने की थी, जो 80 साल के बुजुर्ग थे, उनकी 2 शादियां थी, पहली पत्नी और दूसरी पत्नी ये थी वसीला। तो पहली पत्नी के बेटे नसीब खां और हसीब खां उर्फ गुड्डू, जिसने ये कहा था कि उसने लाश देखी है, सबसे पहले उसी को मिलाया, और वसीला के पहले पति इसहाक खां के बेटे मुसीफ खां को अपनी तरफ मिला लिया लालच देकर। यानी प्रभाकर ने क्या किया, जो ये रोशन खां थे इनकी पहली पत्नी के 2 बच्चे थे, नसीब खां और हसीब, इन दोनों को अपने पक्ष में किया कि तुमको हम अच्छा खासा माल दिलाएंगे, हमारी बात सुनो, कैसे क्या करना है हम बताते हैं। इसके अलावा जो वसीला की भी ये दूसरी शादी थी, तो वसीला के पहले पति से जो बच्चा था मुसीफ खां, उसको भी अपने साथ मिलाया। यानी 3 बेटों को इसने अपने प्लान में शामिल किया। वकील ने इन तीनों को विश्वास दिलाया कि अगर तुम अपने माता पिता तो 60 साल के हो ही गए हैं, किसी को अगर मर जाएंगे तो कौन उनका फिक्र करने वाला है, वैसे भी तुम लोगों से सीधे मुंह बात करते नहीं, तो उनको भरोसे में लेके कि अगर इन दोनों को कुछ हो जाए तो इनकी संपत्ति में वो अच्छा खासा हक उन तीनों को दिला देगा, जिससे उन तीनों की जिंदगी जो है बदल जाएगी। बदले में बस वो 3 दुकानें जो हैं वो मुझे दे देना, और उसमें भी तुमको कम से कम हम 1-1.5 करोड़ रुपए तीनों दुकानों का दिला देंगे, जिससे तुम्हारी जो ये मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लाखों लाख 50-50 60 लाख रुपए एक बंदे को मिलेगा तो जिंदगी आराम से जियोगे, ऐसे जो अभी तक एक दाने के लिए मतलब क्या घास फूस खा रहे हो, मौज से जियोगे। अगर तुम ये काम कर दो तो करोड़ों की संपत्ति पे तुम्हारे बाप और माँ, वकील भड़काते नहीं कि करोड़ों की संपत्ति को तुम्हारे बाप और माँ दाबे बैठे, अगर इन दोनों को किनारे कर दो तो वो संपत्ति तुमको मिल जाएगी, ऐश से जीवन जियोगे, बढ़िया गाड़ी निकालो, बढ़िया ऐश से घूमो फिरो। और बताते इस लालच के चलते जो है इसने इन तीनों को बाइक भी दिलाई थी भरोसे में लेने के लिए कि ये बाइक जो तुम एक तरीके से कहते हो बयाना लो, समझ लो, तभी अरे कुछ नहीं किया था तुमको बाइक मिल रही हो, जब काम हो जाएगा उनकी संपत्ति तुमको मिल जाएगी तो तुम क्या ऐसे जिंदगी जियोगे, एक तरीके से लालच ये दिखाया। अब ये तीनों जो बेटे थे ये प्रभाकर की बातों में आ गए, यहाँ यार सही कह रहा, करोड़ों की संपत्ति है और हम लोग यहाँ देखो कैसे मुफलिसी वाले जीवन जी रहे हैं, ढंग से कपड़ा नहीं, ढंग से पहनने की नहीं, बढ़िया शानदार पैसा आ जाए तो शानदार घर बनवाए, बीवी बच्चे मौज से जिए, और यहाँ पर साला इतना सब पैसा होते हुए भी फकीरों जैसे हैं। तो अब इनका दिमाग, सबके दिमाग में रोज रोज जब बैठते रोज रोज यही बातें होती कि यार इतना संपत्ति देखो, 3 दुकान की कीमत, हर दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तुम 3 भाई हो, सोचो कितना पैसा तुमको मिल सकता है। लिहाजा तीनों बेटों के दिमाग में ये बात घुस गई कि भाई अब क्या करना है, अब इन
जो कुंडली मारे जो संपत्ति पर बैठे हैं इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। लिहाजा पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो इन्होंने पूरी प्लानिंग यही थी कि इनकी हत्या करेंगे और उसके बाद फिर मामला रफा दफा जब हो जाएगा तब फिर जो संपत्ति होगी इनकी उसमें तीनों को बढ़िया से, वकील का कहना था तुमको अच्छी खासी हम संपत्ति दिलाएंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी मौज से गुजरे। अब प्लानिंग के तहत 22 नवंबर की रात ये लोग जो हैं 22 या 23 नवंबर की रात थी, उस रात करीब 12-1 बजे जब सब लोग सो गए, ठंड का मौसम है तो ऐसे भी जानते हो आदमी रजाई रजाई लेके सो जाता है, ये लोग सब लोग सो गए। ये तीनों बेटे जो हैं बताते हैं घर में घुसते हैं, यहाँ पर पहले बांस के डंडे से जो है गले पे दबाव देते हैं कस के, दोनों को दबोच लेते हैं। 3 लोग थे, जाहिर सी बात है आसानी से दबोच लेंगे, बूढ़ा ही बुढ़वा, एक 80 साल का बुढ़ा हुआ जिसको उठने में समझ लो कितना टाइम लगेगा, एक 60-65 साल की बूढ़ी माता है तो उसको क्या अलग समय लगेगा। तो 3 लोग पहुंचे, 3 क्या 4 लोग थे, तिरकेश प्रभाकर भी था, तो 2 लोग इधर 2 लोग उधर, गर्दन पर सीधे बांस लेकर दाब दिए। अब ये छटपटा के रह गए, कुछ नहीं कर पाए। बताते हैं कि जब उनका ये हो गया, सांस की टूट गई, तो गुस्से में आकर, मतलब इनको अपने माँ बाप पर इतना गुस्सा था, अब हो सकता है सौतेले माँ बाप का चक्कर हो तो इस वजह से ज्यादा उनको हो कि अरे क्या हमारे लिए क्या इतने बच्चे ढेर भर कर दिए, क्या फायदा मिल रहा है, हम लोग की जिंदगी तो ऐसी बदल रही। तो उस गुस्से में आकर पहले उनके गला दबाकर मारते हैं और फिर उन्हें लाठी जो डंडे थे उनसे भी बुरी तरीके से पीटते हैं ताकि ऐसा लगे कि कोई लूट के इरादे से घर में घुसा और उसने इनको पहले बुरी तरीके से मारा पीटा और फिर इनकी हत्या कर दी और फिर वहां से ये फरार हो जाते हैं। और सुबह सुबह सबसे पहले कौन आता है कि हमने लाश देखी, वही गुड्डू जो इस पूरे हत्याकांड के उसमें शामिल था। वो आकर बताता है सुबह सुबह ही करीब 6-6:30 बजे, जब गांव के लोगों का, आधी लोगों की नींद भी नहीं खुली थी, तब ये चिल्ला देता है कि अरे हमारे पिता के साथ ऐसा हो गया, हमारे पिता के साथ ऐसा हो गया। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, हर कोई हाय हाय करता है किसने मारा किसने मारा। अब पहली पत्नी के बच्चे भी थे, दूसरी पत्नी के बच्चे भी थे, अब सब पे शक हो, कोई इसने मारा होगा, कोई कहे इसने मारा होगा। और जब पुलिस ने जांच की तो जो आस पड़ोस के लोगों को शक था कि हो न हो इस पूरे मामले में जो वकील प्रभाकर है वो शामिल है, इसके अलावा और भी कोई घर का ही कोई व्यक्ति शामिल होगा जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सारा सच सामने आ गया और पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताते हैं कि गुरुवार को खावा पोखर मोड़ के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। हसीफ उर्फ गुड्डू के खिलाफ साल 2022 में मारपीट और धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज था। वहीं वकील प्रभाकर त्रिपाठी के खिलाफ साल 2016 में धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी के मामले भी मिले हैं। अब अपने ने ही अपने माँ बाप का मौत की घाट उतारा सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के लिए। पुलिस ने इस मामले में कैसे खुलासा किया वो आप पुलिस से सुनिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। क्यों आजकल इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों पर भरोसा नहीं रह गया। सुनिए पुलिस ने क्या कहा इस मामले में। देखिए, दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम खावा पोखर थाना इकोना में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया, सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है जिसकी उम्र 80 वर्ष है और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खामा पोखर इकोना की है जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई है और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उस पर वूंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीम, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, हम डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीम ने बताया कि साहब इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी जो कि पेशे से वकील है, इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में
वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है उसकी जो संपत्ति है उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू इन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाया कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसने उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और उनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई गई। सर जो है प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर कोई? देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि जमीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है। इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकोना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है। थाना इकोना पर ही इसी के क्रम में वसीला द्वारा अगस्त माह में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें इसी प्रकार का आरोप अंकित था, जिसमें उस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। और जो दुकान उसने 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया था। वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध है? देखिए, तो वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला की वसीला के पहले पति का पुत्र है, और जो बाकी 2 अभियुक्त हैं हसीब और नसीब, वो मृतक के पुत्र हैं। थैंक यू। तो ये पूरा मामला आपने सुना, कैसे 3 बेटों ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। और क्यों? क्योंकि संपत्ति के लालच। अब देखिए, प्रभाकर त्रिवेदी जो है उर्फ रिंकू जो वकील है, उसने किस तरह से पूरा प्लान बनाया। सबसे पहले रोशन खान जो 80 साल के थे, उनके नाम पर वो 3 दुकानें थी। वसीला जो है इनकी दूसरी पत्नी थी। वसीला को पहले इसने अपनी बातों में फंसाया, उससे कहा कि तुम अपने पति से उन 3 दुकानों को अपने नाम पर लो दान पत्र में, कि हमको इन्होंने दान दे दिया। ठीक है, वसीला जिद पर अड़ जाती हैं। रोशन खां को ना चाहते हुए वो 3 दुकानें जो हैं वो इनके नाम पे करनी पड़ती है, वसीला के नाम पर। वसीला के नाम पर आने के बाद वो ये दिखाता है कि तुम्हारे नाम पर हम कागज पत्र बना रहे हैं, बल्कि वो बना लेता है कि इनमें से 2 दुकानें जो हैं वसीला ने मुझे बेच दी और उसकी कीमत लगाई 10 लाख रुपए चेक की जगह मैंने इन्हें दे दिया। वसीला को पता चलता है कि 10 लाख, जबकि जब वो पता करती है तो पता चलता है एक दुकान कीमत जो है 70 से 80 लाख रुपए में। अब वसीला को ये पता चलता है कि इसने फर्जी वाला मेरे साथ किया, लिहाजा वसीला सबसे पहले अपने अकाउंट को होल्ड में डरा देती है, ताकि जो वकील है उसके पास इस बात का सबूत ना आ पाए कि हाँ इसने पैसे दिए हैं दुकान के बदले में, तो वो हो नहीं पाया। अब
इसके बाद वसीला ने रिंकू त्रिवेदी के ऊपर जो है केस दायर कर दिया कि इसने फर्जीवाड़ा मार किया, जबकि इसके ऊपर पहले भी केस दर्ज थे कि पहले भी इस तरह की केस वो कांड कर चुका था। अब इसे लगा कि अब हम वो मामले में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वसीला है वो एकदम केस कर चुकी है। साथ में वसीला ने इस बात का भी पुलिस में भी किया था कि रिंकू हमको मरवा सकता है, लिहाजा अब रिंकू अगर सीधे सीधे हमला करता है तो सबसे पहला शक उसी पे जाता है। इसलिए उसने घर के ही भेदियों को ढूंढा कि कौन ऐसे शख्स हैं जो जमीन जिनको लालच, तो इन्हें इसने क्या किया, दोनों के ही रोशन खां के भी 2 बेटों को पहली पत्नी से, वसीला का पहले पति से बेटे, इन 3 को मिलाया कि दोनों के दोनों बेटे आ जाएं। ठीक है। इनमें था रोशन खां की पहली पत्नी के बेटा जो था नसीब खां और हसीब उर्फ गुड्डू, इसको मिलाया। वसीला के पहले पति इसहाक खां के बेटे मुसीब खां को इसने मिलाया। अब क्या किया इसने, सबसे पहले उन्हें लालच दिखाया कि देखो तुम्हारे माँ बाप इतने 80 साल के हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और कितने करोड़ों की संपत्ति को दाबे बैठे। एक दुकान, जो 3 दुकानें हैं, वही 3 दुकानें सीधे 3 करोड़ रुपए की है, और तुम लोग किस तंगहाली में जी रहे हो। अगर ये संपत्ति तुमको अभी मिल जाएगी तो तुम अभी ऐश कर पाओगे, अब 20-25 साल बाद मिलेगी, तब तक तुम बुढ़ापा आ जाओगे तो क्या ऐश करोगे, क्या कुछ कर पाओगे। पहले सपने दिखाए, फिर एडवांस में ही एक को तो बाइक खरीद के दे दी, लाखों की शानदार वाली बाइक। इसके अलावा 10 लाख रुपए का और किया कि अगर मामला निपटता है तो 10 लाख ये लो, बाकी संपत्ति में भी अच्छा खासा हिस्सा दिला देंगे। अब 3 घरों को जब घर का भेदी मिल जाए तो फिर तुम्हें घर घुसने की जरूरत क्या है, घर के सारे राज तुम्हें अपने आप पता चलने लगे। 3 को तैयार किया, प्लान ये बनाया कि अगर ये दोनों हट जाएंगे रास्ते से तो सारी संपत्ति पे दावा तुम लोगों का हो जाएगा, तुम लोग ऐश से जियोगे, हमें बस ये 3 दुकानें हमारे नाम करा देना, और जो माँ ने तुम्हारा केस हम पर किया वो वापस करा देना। प्लान सेट था, सब बेटे भी खुश कि हमको भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, हमारी भी जिंदगी सही हो जाएगी और मौज से जिएंगे। लेकिन जल्दबाजी में इनसे ये गलती हो गई, उन्होंने ये सोचा नहीं कि अगर हत्या होगी तो हत्या की जांच भी तो होगी। जांच होगी, सबसे पहला शक किस पे जाएगा, करीबियों पे। आजकल जाहिर सी बात है कोई बेवजह तो किसी की हत्या करेगा नहीं, हत्या के लिए एक वजह चाहिए होती। तो हत्या की वजह क्या होगी, घर में घुसे, जो अगर चोर लुटेरे घुसेंगे तो लूटपाट करेंगे, लूटपाट हुई नहीं, तो फिर आखिर कौन हो सकता है जो इन दोनों बुजुर्ग, जो बेचारे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनकी हत्या कर दे। अब जाहिर सी बात है एक ही बात आएगी, यानी इनकी संपत्ति के लालच में हत्या की गई। ये पूरे गांव को पता था कि इनके पास संपत्ति तो अच्छी खासी है, जमीन जायदाद अच्छी खासी है, 3 दुकानें हैं मुख्य कस्बे में जिनकी हर दुकान की कीमत करोड़ों में। तो अब वजह कौन बनेगा, संपत्ति का लाभ किसे मिलना चाहिए, बेटों में से ही मिलेगा। तो पुलिस के लिए इतनी आसान थ्योरी को सुलझाना कोई मुश्किल काम था नहीं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों इस चीज के नहीं पता चला कि सबसे पहला शक हम पर जाए। मुझे लगता है जो वकील ने प्लान बनाया वो जानबूझकर इसके बेटों को शामिल किया, इसलिए कि जब ये हत्या करेंगे तो फंसेंगे भी यही, आराम से हो जाएगा कि बेटों ने मारा, बेटे मर गए, माँ बाप मर गए, खत्म। 3 बेटे जो हैं जो दावा करने वाले थे वो जेल चले जाएंगे, बचेगा दुकान में दावा करने के लिए कोई नहीं, आराम से उसकी वो दुकानें हो जाएंगी और फिर वो ऐसे अपनी जिंदगी जिएगा। लेकिन जब कहते हैं आदमी फंसता है तो अपना फंसता है तो बाकी सबका भी भेद खोलता जाता है। हुआ यही, जब बेटे फंसने लगे तो उन्होंने सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि भैया ये सब, ये वकील साहब ने हम लोगों को समझाया था कि ऐसा ऐसा करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। इनके बहकावे में हम आ गए और इस बहकावे में हमने अपने माँ बाप को मार डाला। तो भैया अगर आप बूढ़े हो, ये कलयुग है, चाहे जितना बेटा अच्छा दिखे लेकिन अंधा भरोसा किसी पर नहीं, या अंधा कहते ना कि बहुत अच्छा तुम किस्मत हो अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें, हम कहते हैं ना आज का ज़माना ऐसा है, अगर तुम्हारा बेटा या तुम्हारे बाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के पूछ देते हैं भैया ठीक हो, तो समझ लो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो। आज का ज़माना इतना मतलबी हो गया है कि जिसके पास आदमी पैसा होता है उसी से हालचाल लेता, वरना ये भी नहीं देखता कि तुम जी रहे हो कि मर। और कुछ बूढ़े होते हैं उनको लगता है कि वो बहुत अपने, चूंकि वो अपना जीवन जी चुके हैं तो उनको लगता है जिस शान में हमने अपना जीवन जिया उसी शान में हम बुढ़ापा भी जिए, तो संभव नहीं है। अगर आपका बेटा आपसे अच्छे से बात कर ले रहा है, आप उसको खुशकिस्मती समझिए और
आराम से भगवान का नाम लेते जपिए, गुस्सा वुस्सा मत दिखाया कीजिए ज्यादा। बस जिंदगी अब लास्ट के साल क्या होते हैं, वो काटने वाले साल होते हैं। तो आओ ना ताव दिखाना, ये करना, बिदकना, ये सब बड़बड़ाना, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई आपसे पानी भी नहीं पूछने वाला। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो अपने आप को खुशकिस्मत मानिए और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए रोज उस चीज़ के साथ शुरुआत कीजिए। देखो, करोड़ों की संपत्ति थी, सब यहीं रह गया। बेटों नहीं, जिन पर भरोसा था कि बुढ़ापे में वो रोटी देंगे, और कम से कम ये माँ बाप तो रोटी भी नहीं उनसे मांग रहे थे, खुद अकेले रहते थे और जैसे तैसे खाना बनाकर खाते थे ताकि बेटों को ऊपर बोझ ना आए। उनको भी शायद अंदाजा हो चुका था कि उनके बेटे उनसे ज़्यादा उनकी संपत्ति पर भरोसा प्यार करते हैं, ऐसा ना हो किसी दिन कुछ खाने में मिला कर दे दे, इसीलिए वो उनके साथ भी नहीं रहते। लेकिन जितना भी आप मौत से भागना चाहें, अगर मौत आनी है तो आ ही जाएगी। हुआ यही बात। एक अच्छे खासे अच्छा परिवार था, बस पैसों और संपत्ति के लालच में देखो क्या बना। 3 बेटे जेल पहुंच गए, माँ बाप की मौत हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। हमने आपको कहा था 23 तारीख को जब ये खबर दिखाई थी, इस खबर का खुलासा जब भी होगा हम आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे। हमने वही किया, पूरी खबर डिटेल जानना जरूरी था, क्योंकि इसी तरह की खबरें अक्सर ना हमें आईना दिखाती कि देखिए हम भी जिस समाज में ये लोग रहते हैं उसी समाज के रहने वाले हम भी हैं। ऐसा नहीं कि हम कहें मेरा परिवार बहुत अलग है, सबके परिवार एक ही जैसे मिलते जुलते होते हैं। बस ये है कि हाँ, शायद आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आपका बेटा अच्छा आपको मान रहा है, आपका मान सम्मान कर रहा है, और आपको ये नहीं कर रहा है कि वो प्रताड़ित करे कि आपसे लाओ हमको अपना सब कुछ दे दो और मरो चाहे जियो। ये खुशकिस्मती मानी है अगर नहीं, वरना देखिए कितने बड़े बड़े घरों में जो बेटे होते हैं वो अपने माँ बाप को वो ओल्ड एज होम, यानी जो बुजुर्गों वाला होता है अनाथालय टाइप का, वहाँ छोड़ाते कि बूढ़ा बहुत खटर खटर करता है, मारे जी हमको क्या लेना, जब मर जाएगा तो बता देना, हम पैसा दे देंगे, क्या अंतिम संस्कार कर देना। तो अगर आपको अपने घर में रह के मिल रहा है मान सम्मान तो बहुत खुशकिस्मत समझो, वरना आज के ज़माने में सिर्फ पैसा का मान सम्मान है और बाकी किसी चीज़ का मान सम्मान है। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और लोगों की फितरत बदले उससे पहले उन्हें पहचानें कि कौन किस तरह से बदल रहा है, किसकी नज़र आप पर है, आपके आशीर्वाद पर है या आपके संपत्ति पर है, ये जान लीजिए। तब आगे कैसे रहना है उस चीज़ के बारे में सोचिए। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन पे नंबर है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें, जैसे इन भाइयों ने मदद की है, अजय कुमार मौर्य, अमित कुमार और गौरव कपूर जी ने, जो आप भी हमें इस तरह से अपने सामर्थ्य अनुसार जो चाहें वो आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर है और हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।